अगर हमें यह अंदेशा होता कि वक्फ बोर्ड इस साजिश में, चेयरमैन साहब नॉट वक्फ बोर्ड, इसमें शामिल है, तो हम शायद 122 के भी प्रॉपर्टीज के कागजात हम इस कमेटी में रख देते। अब जब केस डालेंगे तो हम दिखाएंगे कि हमने ये करबला जोरबाग के कागजात दिखा रखे थे जिसको कमेटी ने कंसिडर नहीं किया। ऐसा ही 122 बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज के लिए भी होता, लेकिन ये अब चेयरमैन साहब बताएंगे कि वक्फ बोर्ड के बाकी मेंबरों से और पूरी वक्फ बोर्ड से छुपा के ये कौन सी कार्रवाई की, जिसके जिम्मेदार चेयरमैन साहब और बाकी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स। उनसे सवाल करना चाहिए ना कि केजरीवाल साहब के दबाव में आके 123 प्रॉपर्टीज क्यों उन्होंने जाने दी। न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली और केंद्र सरकार का एक बड़ा झोल सामने आया है, जहां बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ ये बता दिया गया कि दिल्ली की वक्फ बोर्ड की 123 चीजों पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार अपना नियंत्रण करेगी। और जब दिल्ली सरकार से इस पर बात करने की कोशिश की जाए तो केंद्र सरकार मनमानी कर रही है। केंद्र सरकार से बात की जाए तो वो दिल्ली सरकार के ऊपर जो है आरोप मढ़ देती है। इसमें कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और मुसलमान की जमीनें। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब मौजूद हैं, जो वक्फ के मुद्दे पर लगातार बेबाकी से अपनी राय रखते हुए दिखाई देते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं केंद्र सरकार का 123 प्रॉपर्टीज पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लेना, और कौन कौन सी वो 123 प्रॉपर्टीज है जिसका जिक्र सामने आया है? ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज तो मैं आपको वैसे ही बता दूं कि एक तो ये करबला जोरबाग जिसको हमने अहमद पटेल साहब के चुंगल से आजाद कराया था वो भी है उसमें। दूसरी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं आप तो वहां पे कौम पंजाबियान का कब्रिस्तान कहते हैं, क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी एक मेरे ख्याल से 20-25 एकड़ से बड़ी जमीन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ में लगी। फिर एक ये दरगाह फैजलाई रामलीला मैदान के बराबर में हमने ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जो जिनकी संख्या मेरे ख्याल से करीब सैकड़ों एकड़ में होगी टोटल मिला के। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज पे हैं इन पे एक वही मनुवादी मानसिकता के आरएसएस के लोगों ने एक पीआई डलवाई। ये कांग्रेस के टाइम में भी ये केस चल रहा था जब कांग्रेस की 2004 से 2014 तक सरकार थी। लॉ मिनिस्टर हंसराज भारद्वाज साहब भी रहे, लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब भी रहे उसमें, लेकिन उन्होंने कोई सफाई नहीं की। और के.आर. रहमान साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा हमदर्द बताते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं इतना मुस्लिम के लिए इतना काम करता हूँ, वो वक्फ मिनिस्टर भी रहे। लेकिन उस दौरान में भी इसमें सच्चाई कोर्ट के सामने नहीं रखी गई बल्कि छुपाई गई और उस पिटीशन को मजबूती दी गई। ये कांग्रेस टाइम का बात बता रहा हूं। अब तो मनुवादियों की डायरेक्ट सरकार आ गई है, कांग्रेस की भी लीडरशिप को धोखा देके उन्होंने अपनी डायरेक्ट ही सरकार बनवा ली है। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं? और उस पर तुर्रा यह है कि अब केजरीवाल साहब को तो बी टीम कहा ही जा सकता है। उन्होंने अपना एक जेब का व्यक्ति अमानतुल्लाह बना रखा है, उसने जानबूझ के, अमानतुल्लाह साहब ने जानबूझ के ये प्रॉपर्टियां किस साजिश के तहत, जिसमें उन्होंने जानबूझ के निगलेक्ट किया है, इसको केस नहीं लड़ा। और उसके बाद हम लोगों को तो शौक लगा जब उन्होंने खुद अमानतुल्लाह साहब ने अपना ट्वीट करके लेटर बताया, और उसी में उनकी सारी जो साजिश है उनकी चेयरमैन साहब की वो साफ नजर आ रही है कि इन्होंने खुद ही ये सरेंडर किए 123 प्रॉपर्टियां। तो अब अरविंद केजरीवाल जी से क्या उम्मीद करते हैं आप? तो ये स्थिति है। लेकिन इसमें मैं एक बात बताता चलूं आपको कि ये वक्फ बोर्ड के, जो मेरी जानकारी मिली, वक्फ बोर्ड के सामने ये स्थिति रखी नहीं है चेयरमैन साहब ने। क्यों छुपाई, अब ये उसका जवाब वही दे सकते हैं, क्योंकि बोर्ड फैसला करता है ना। और इतना अहम, सबसे अहम फैसला 123 प्रॉपर्टी का ये, तो उसको वक्फ बोर्ड से, पूरे बोर्ड से क्यों छुपाया गया, ये भी आपको पूछना चाहिए अमानतुल्लाह साहब से। और उसके बाद क्या डील हुई ये भी आपको उनसे पूछना चाहिए। जहां तक एक करबला की एक प्रॉपर्टी जो जोरबाग की प्रॉपर्टी है वो भी 123 में थी, तो हमने वो ऑब्जेक्शन लगा रखे थे करबला के मुतवल्ली ने, जो इस एक मेंबर कमेटी में भी और 2 मेंबर कमेटी में भी, उनको बगैर सुने ये फैसला किया गया है। तो हम इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन ये 123 प्रॉपर्टीज के जो भी मुतवल्ली हैं या जो भी इसके कमिटीज बनी हुई हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा
कि वो इकट्ठे हो एक जगह और एक मजबूत कानूनी तौर पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये 123 प्रॉपर्टीज आप समझ लो गई। 123 प्रॉपर्टीज गई। जब बात हो रही है खुलकर के अमानतुल्लाह खान की, तो अमानतुल्लाह खान का साफ तौर पर ये कहना है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से कब्जा जमा रही है, उन्हें इस चीज के बारे में कोई इल्म ही नहीं है। क्या बिना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के इंफॉर्मेशन के 123 प्रॉपर्टीज पर केंद्र सरकार पूरी तरीके से कब्जा कर सकती है? नहीं, वो एक ऐसा जवाब दिया, मुझे तो पढ़ के ही हंसी आ रही थी उनका जवाब, कि हमने तो रिट लगा रखी है, ठीक है, ये 2 मेंबर की कमेटी जो है गलत। अब एक कानून का जो ना भी जानकार होगा या फर्स्ट ईयर का भी स्टूडेंट होगा, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को तो कानून की समझ होनी चाहिए, वरना वो मुस्तहिक ही नहीं कि वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने। तो उसको भी ये पता होगा कि अगर किसी ऑर्डर का स्टे नहीं मिला तो वो तो लागू होता रहेगा, वो कमेटी तो चलती रहेगी। अब जिस कमेटी के सामने स्टे नहीं ले पाया या किस लिए नहीं ले पाए, ये भी आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। और अगर स्टे नहीं हुआ किसी भी वजह से, तो फिर आपने उसमें पार्टिसिपेट करके अपना पक्ष तो नहीं रखा कि आप ये सारी जो काम है, ये रहे हमारे कागज सारी 123 प्रॉपर्टीज के, और ये वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जैसे कि जो करबला जोरबाग की अंजुमन हैदरी एक कमेटी है, उसने सारे कागजात लगा के रखे हैं कि ये रहे हमारे वक्फ के कागजात, हमारी ये रजिस्टर्ड वक्फ है। तो अब ये जो लड़ाई है उसमें जो जीतने का चांस बन रहा है वो फिर उसी करबला जोरबाग से बन रहा है, जिसने 2 मेंबर की कमेटी में अपने पूरे कागजात रखे और ये बताया कि वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। वक्फ बोर्ड ने तो 122 प्रॉपर्टीज के कोई कागजात ही नहीं रखे हैं, यानी कि इस 2 मेंबर की कमेटी को पूरी खुली छूट दी कि आप खिलाफ फैसला। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी ये है कि हम लोगों ने ऑलरेडी वो लगा रखे हैं, तो अगर एक वक्फ की प्रॉपर्टी के कागजात हम दिखा पाएंगे तो 122 के भी अगर हमें कागजात भेजे जाएंगे, कमिटीज वाले भेजेंगे, या हम अपनी खुद की रिसर्च से, अगर हमें यह अंदेशा होता कि वक्फ बोर्ड इस साजिश में, चेयरमैन साहब नॉट वक्फ बोर्ड, इसमें शामिल है, तो हम शायद 122 के भी प्रॉपर्टीज के कागजात हम इस कमेटी में रख देते। अब जब केस डालेंगे तो हम दिखाएंगे कि हमने ये करबला जोरबाग के कागजात दिखा रखे थे, जिसको कमेटी ने कंसीडर नहीं किया। ऐसा ही 122 बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज के लिए भी होता, लेकिन ये अब चेयरमैन साहब बताएंगे कि वक्फ बोर्ड के बाकी मेंबरों से और पूरी वक्फ बोर्ड से छुपा के ये कौन सी कार्रवाई की, ये आपको उनसे ही सवाल पूछना है। क्योंकि ये सवाल के जवाब तो हर आम जनता भी जानना चाह रही है, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब जब केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच में झड़प होती है तो वो केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, जैसे कि अमानतुल्लाह खान करते हुए केंद्र सरकार से बात करें तो वो केजरीवाल के ऊपर अपना सारी चीजें फोड़ते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से देखते हैं? ठगा तो आम मुसलमान ही जा रहा है, वक्फ की जमीनों पर ही कब्जा हो रहा है। किस तरीके से देखने और समझने की जरूरत है इस खेल को, क्योंकि मुस्लिम विरोधी चेहरा केजरीवाल का कई बार सामने आया है। देखिए, ये तो अब जो चीज के जिम्मेदार है चेयरमैन साहब और बाकी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, उनसे सवाल करना चाहिए ना कि केजरीवाल साहब के दबाव में आके 123 प्रॉपर्टीज क्यों उन्होंने जाने दी, जानबूझ के क्यों उसके लिए पैरवी नहीं की, ये तो उनसे सवाल पूछना चाहिए ना। केजरीवाल साहब का तो सबको पता है, वो कह भी चुके हैं बार बार, और उनकी तो आरएसएस से नजदीकियों के सारे सबूत भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं तो बनिया हूँ, वैश्य समाज से आता हूँ। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के SC/ST सब प्लान का पैसा वो चुरा के बैठे हैं, जो ये बिजली फ्री दे रहे हैं, वो कहां से आ रहा है? वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का जो पैसा है, जो SC/ST सब प्लान का है, वो उनका अमानत में खयानत करके ये वहां डाइवर्ट कर रहे हैं। और बाकी सारे उनके करप्शन के कारनामे तो मौजूद ही हैं। किस किस तरीके से उन्होंने दिल्ली दंगों में क्या रोल अदा किया, कोरोना वायरस की कैसे FIR कराई ये तबलीगी जमात वालों के खिलाफ, ये तो आम पस मंजर पे है ही। और किस तरीके से दिल्ली दंगों में जो पुलिस के वकील हैं, उनकी तनख्वाह कौन दे रहा है, उनके पैसे कौन दे रहा है, वो भी दिल्ली सरकार दे रही है। ये तो ढकी छुपी बात नहीं है। सवाल हमारा अपने लीडर्स से होना चाहिए कि जब आप चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के, तो आपने क्यों नहीं, या तो स्टे नहीं मिला तो आपको पक्ष रखना चाहिए, तो रखा क्यों नहीं, किस साजिश के तहत नहीं रखा, हमें अपने लीडर्स से भी सवाल करने चाहिए। उसी तरीके से कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, ये जो उस टाइम जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उनसे भी सवाल करना चाहिए। सलमान खुर्शीद साहब से भी करना चाहिए, हंसराज भारद्वाज साहब से भी करना चाहिए, जो दूसरे लॉ मिनिस्टर्स भी रहे हैं उनसे भी सवाल करना चाहिए कि क्यों नहीं इन्होंने उस समय सही पैरवी की केस की, और ये सारे सबूत क्यों नहीं रखे सामने कि ये तो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, इसमें तो कोई बिल्कुल भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। इसके बारे में डिस्कशन ही कैसे हो सकती है?
एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे सर, जिस तरीके से वक्फ की जमीनों पर कब्जा लिया गया, कैसे कदम उठाए जाएं जो ये चीजें नाइंसाफी हो रही है वो रुक जाए? क्या कदम आपकी तरफ से उठाए जाएंगे? क़यादत हर जगह नहीं ठीक करेंगे तो क़यादत ही है जो सब ये गड़बड़ कर रही है, चाहे वो मजहबी क़यादत हो, पॉलिटिकल क़यादत हो या ये वक्फ की क़यादत हो। आप पूरे देश में जितने वक्फ हैं, लेकिन हमारे देश के जनता के मुसलमानों को और दूसरे कमजोर तबकों को, SC OBC को भी कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैं आप लोगों से कहता हूं, सबकी वेबसाइट्स मौजूद हैं, पूरे मुल्क के सारे जो स्टेट्स हैं हमारे, सारी यूनियन टेरिटरीज की वक्फ की वेबसाइट्स मौजूद हैं। उसमें जाके मेंबर्स देख लीजिए आप, कैसे कैसे जो बड़े बड़े कायद हैं वो मेंबर्स हैं और क्या क्या हाल है वक्फ की प्रॉपर्टीज। तो यही आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये देखने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ नेता हैं। आपको मैं दावत दे रहा हूं सबको कि सबके वेबसाइट्स मौजूद है वक्फ बोर्ड के सारे, उनमें जाएं, देखें कौन कौन मेंबर है, और उसी में ज्यादातर कुछ प्रदेशों में तो ये लिखा हुआ भी है कि ये रही वक्फ प्रॉपर्टीज की लिस्ट और इतने एनक्रोच्ड हैं। आपको सब पता लग जाएगा कि कौन कौन लीडर क्या क्या काम कर रहा है, जो मेंबर्स है वो क्या काम कर रहे हैं। रुकेश महमूद कराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कई बड़े खुलासे जो हैं वक्फ की 123 प्रॉपर्टीज को लेकर के किए हैं।